हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। PYQ एनालिसिस सीरीज चली हुई है आप लोगों की। पॉलिटिका हम लोग 2020 तक कंप्लीट कर चुके। आज हम लोग देखेंगे 2019 का जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में आपका एग्जाम आया था, उसका पॉलिटिका एनालिसिस कहाँ से आपके सोर्सेज रहने वाले हैं, ये सारा हम लोग वीडियो के एंड में कंपाइल करके भी बात करेंगे। कौन सा बुक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के लिए, वो सारी चीजें हम एक बार सोर्स एनालिसिस के बाद सारी चीजें देखेंगे। चलो, let's start from the first question. Which of the following are the essential requirements for a person to be appointed as member of finance commission? फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक रिक्वायरमेंट है इनमें से? फर्स्ट पढ़ते हैं, अ सुप्रीम कोर्ट जज और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एट सच, कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होने की क्वालिफिकेशन उनमें होनी चाहिए। ठीक है भाई, पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में कोई बातें हुई हैं तो फाइनेंशियल मैटर पे भी उसको साउंड होना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। ऑल राइट, कुछ कुछ लेजिबल लगता है, ये चीज समझ आती है। नेक्स्ट, ए पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब फाइनेंस की कोई चीज है, इको जरूरी है, ठीक है, ये भी बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट समझ आ गई। अभी कंफ्यूजन कहाँ रहा होगा? स्टेटमेंट वन में इसमें लिख दिया आपका सुप्रीम कोर्ट, बट अगर इसका लक्ष्मीकांत का हम लोग पेज नंबर 45.1 अगर देखते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो उसमें लिखा है, चेयरमैन शुड बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, चेयरमैन के बारे में इतना दिया है। जो अदर 4 मेंबर्स होंगे उनको, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनको क्या कुछ किया होना चाहिए, वो वाली चीज। ए जज ऑफ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। लेकिन हमने ऑप्शन में क्या देखा? हाई कोर्ट की जगह आपने देखा सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। दैट्स वाई ये वाला कीवर्ड यहाँ गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इसकी वजह से आपका रॉन्ग। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी, 2 और 3। सेकंड और थर्ड का देख लेते हैं एक बार। ए पर्सन हु हैव वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लिखा आ गया, कुछ भी स्टेटमेंट चेंज नहीं किया, यूपीएससी ने डायरेक्ट यहाँ से उठाया, क्वेश्चन आपका बना दिया। थर्ड स्टेटमेंट है, ए पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वाला भी हमने देखा, ठीक है। चलो, इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अभी क्या करना है आपको? सिर्फ यही वाली चीजें नहीं याद करनी कि बस 3 चीजें याद हो गई। अभी ये सीएपीएफ का है। सीएपीएफ का जो एग्जाम 2019 का जो हम ये एनालिसिस देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है? अभी ये एनडीए और सीडीएस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो एनडीए में भी रिपीट होंगे, एनडीए वाले आपके सीएपीएफ में आपको देखने को मिल जाते हैं, सीडीएस में मिल जाते हैं, सीडीएस वाले नेक्स्ट सीएपीएफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई आप लोगों को बोला गया है ये सीरीज जो 10 इयर्स की पीवाईक्यू वाली सीरीज है, ये एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ तीनों एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? अभी ये आपने 3 चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट टाइम यूपीएससी क्या दे सकता है आपके सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए एग्जाम में? यूपीएससी ने आपका कोई अलग से स्टेटमेंट दे दिया। अलग वाला स्टेटमेंट इसमें कौन सा रह गया? सेकेंड वाला, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये वाला स्टेटमेंट यूपीएससी उठाकर दे सकता है, ठीक है। तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। जहां से यूपीएससी ने पीवाईक्यू जितने भी पूछे हैं वो पेज तो आपको बहुत बढ़िया से वो चीजें कर लेनी है, ठीक है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब पार्लियामेंट से इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी स्टार्ट का पूछ लिया, कभी सप्लीमेंट्री का पूछ लिया, शॉर्ट नोटिस पूछ लिया, क्वेश्चन आर पूछ लिया। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। तो पार्लियामेंट में यही जो आपका पार्ट होता है ये वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। फिर इसमें हम लोग अगर देखें, दीज रिलेट टू मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। शॉर्ट नोटिस पर अगर कोई चीज पूछी जाती है जनरल लाइफ में भी, तो वो बहुत ही अर्जेंट चीज होती है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं।
and it can be asked for oral answer at a notice less than 10 years, less than 10 days. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट है, इसका हम जो रेफरेंस है वो भी देखेंगे. Short notice question can be admissible if the minister concerned agree to answer to it. ठीक है भाई, वो मिनिस्टर उसको आंसर देगा. चलो ये भी देख लिया. नेक्स्ट है, short notice question आर आस्क ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर. अब हमें पता है कि जो पार्लियामेंट की फर्स्ट जो सिटिंग होती है दैट इज नोन एज क्वेश्चन आवर. उसके बाद कौन सा आता है आपका शॉर्ट नोटिस वाला, जिसके बारे में हम लोगों से पूछा गया है. लक्ष्मीकांत ने आपका डायरेक्टली मेंशन है, ये क्लियरली उसमें लिखा हुआ है. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी बी 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. थर्ड आपका करेक्ट नहीं है. ठीक है, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर नहीं पूछा जाता, आफ्टर द क्वेश्चन आवर पूछा जाता है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. रेफरेंस इसका अगर देख ले, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ लेस देन 10 days. ठीक है, 10 days वाला फर्स्ट में देखा. इट इज आंसर्ड ओरली, ओरली पूछा जाता है. ये हो गया 10 days वाला हो गया. ठीक है, ऐसे ही ये सेकंड आपका हो गया, मिनिस्टर यूजुअली गिव्स आंसर इसका. ठीक है, moving to the next slide. To cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom is a provision of which one of the following of the Constitution of India. बहुत अच्छे से लिखा हुआ है आपका, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है. इसका तो आपको रेफरेंस या फिर सोर्स भी नहीं बताते तो भी आप लोगों ने इसको करेक्ट करना था. पेज नंबर 9.3 है इसका. Correct answer will be fundamental duties. That is in Article 51A. ठीक है, it shall be duty of every citizen to cherish and follow the noble ideas that inspire the national struggle. ये वाली चीज हो गई. ठीक है, ये बहुत सारी 11 फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनके बारे में पढ़ लेना. बहुत सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं ऑलमोस्ट वो चीजें लिखी हुई हैं, बट जस्ट एक बार इससे गो थ्रू हो जाना, बिकॉज नेक्स्ट में यूपीएससी क्या पूछ सकता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या डीपीएसपी. अब वो आपको इसको डीपीएसपी में कन्वर्ट करके दे देगा एंड यू गाइस विल बी कंफ्यूज्ड कि पढ़ा तो है मे बी ये डीपीएसपी हो, बट दिस इज fundamental duty to abide by the constitution and respect its ideal and institution like as national flag anthem हो गया. ठीक है, चलो. Which one of the following statement about Attorney General of India is not correct? अब आपसे फिर से नोट करेक्ट इसमें पूछा गया है. नोट करेक्ट में अगर हम देखें डायरेक्ट इसका आंसर दैट विल बी ही इज द होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट. लेकिन फुल टाइम नहीं होता, ये क्लियरली आपका लक्ष्मीकांत में ये 52.1 पेज पर मेंशन है. डायरेक्टली ऐसी सेम टू सेम एज इट इज लाइन लिखी है. ठीक है, नोट करेक्ट ही आपसे पूछा था. अगर और ऑप्शंस को हम देख लें, ही शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में वो उसके पास राइट होता है. ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ही शैल हैव अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, ये भी कि भाई वो किसी भी मीटिंग को उसमें अटेंड कर सकते हैं. He must have the same qualification as required to be judge of Supreme Court. Supreme Court के जज बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन नेसेसरी है वही आपकी अटॉर्नी जनरल के लिए है. क्लियरली यहाँ लिखा है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. He must be a person who is qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. ठीक है, ये चीज हो गया आपका यहाँ से. ऑल राइट. ऑलराइट, ये वाला स्टेटमेंट आपका क्लियर उसमें लिखा हुआ है. अगर रेफरेंस की बात करें ए बी और सी ऑप्शन की तो वो ये आप यहाँ से देख सकते हैं. राइट टू ऑडियंस in all courts in the territory of India. He has the right to speak and to take part in the proceedings of both the houses of parliament. So उनकी अगर कोई ज्वाइंट सिटिंग है उसमें भी. बट ये चीजें कैसे होंगी, अगर आपसे पूछ लिया जाए राइट टू वोट भी होता है फिर यहाँ, तो राइट टू वोट इनके पास नहीं होता. ठीक है, लेकिन ये मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं. ऑल राइट, ये वाला पैराग्राफ जो है रेफर करेंगे आप इस चीज के लिए. चलो, ये बस एक बेसिकली आपके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस है सो दैट यू गाइस कैन गेट टू नो अबाउट दैट आपका यूपीएससी किस तरीके से स्टेटमेंट उठाता है, कौन सा बुक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक्सप्लेन इन सब चीजों को हम जिस दिन पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी.
तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सारी चीजें उसमें क्लियरली डिफाइन होंगी, कैसे हम चीजें पढ़ने वाले हैं। ये जो लास्ट 10 years का एनालिसिस होगा पीवाईक्यू का, ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए है। आप लोगों का बहुत सारे क्वेरीज होती है कि मैम कौन सी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बेसिकली इन वीडियोस का मकसद वही है कि आपको वो पता लग जाए कि लक्ष्मीकांत से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिस्ट एंड कंटेंट इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच पूछा है, जैसे आपको इनकरेक्ट और करेक्ट पूछता है उसको आप पेपर में सर्किल कर लिया करो ताकि दिक्कत ना हो। बहुत बार होता है बच्चे एलिमिनेट कर लेते हैं बट ऑप्शन गलत लगा देते हैं बिकॉज उन्होंने नहीं देखा होता करेक्ट पूछा है या उनसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। चलो स्टेट लिस्ट में इन्होंने बोला कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। अभी स्टेट लिस्ट का अगर हम इसमें रेफरेंस देखें, दिस इज योर स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में इन्होंने बोला है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो इसमें देखा हमने है तो दिस इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड है यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस। तो यूनियन लिस्ट अगर इसमें हम देखेंगे लक्ष्मीकांत में, तो उसमें हम लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी, एक साथ दिया हुआ है सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियन, ठीक है। सेकंड वन भी करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड किसमें है, ये दोनों। सिर्फ एक ही आपका ऐसा ऑप्शन रहता है। बहुत बार यूपीएससी ऐसे भी ट्रिक करता है कि आप देखने बैठ जाते हो, अगर आपने मान लो दो आपको ये आ गए, फिर आप देखने बैठोगे कि कौन सा तीसरा तो मुझे नहीं पता, तो एक बार जस्ट ऑप्शन जो होते हैं उनका रेफरेंस ले लिया करो, दैट विल बी द बेटर थिंग। बिकॉज बेटर किस लिए है, बेटर इसलिए है ये थिंग कि आपने एलिमिनेट कर लिया, 1 और 2 आपका आ गया, अभी थर्ड जो रहता है तो आप कंफर्म है 1 और 2 तो आना ही है। उसके बाद अगर ऑप्शन देखते हैं तो फर्स्ट में दोनों नहीं है, ठीक है, सिर्फ 1 है, इसमें भी आपका 1 गायब है और थर्ड में भी नहीं है, तो अपने आप एलिमिनेट हो गया आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कंकरेंट लिस्ट में लीगल, मेडिकल, अदर प्रोफेशंस के बारे में दिया है। कंकरेंट लिस्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन के बारे में क्लियरली मेंशन है। Moving to the next slide, which one of the following authorities cannot organize लोक अदालत। लोक अदालत इनमें से कौन नहीं लगा सकता। पंचायत कमिटीज, बिकॉज ये जो तीनों है इसका रेफरेंस आपको एक ही पैराग्राफ में पेज नंबर 36.3 में मिल जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी हो गया, ठीक है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के बारे में बोला गया है। तीसरा है तालुक लीगल सर्विस कमेटी, तीनों बोल दिया गया। उसके बाद फ्री लीगल सर्विस टू द पीपल एंड कंडक्ट लोक अदालत इन द स्टेट। डायरेक्टली आपका रेफरेंस है ये लक्ष्मीकांत की बुक से, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following is not provided for under the DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा नहीं दिया गया, ठीक है। फर्स्ट वाला आर्टिकल 41 में आता है, राइट टू वर्क एजुकेशन, ठीक है। यूसीसी आपको पेपर 2 में इतनी बार पढ़ाया गया है सीएपीएफ के लिए, वहां से चीजें क्लियर होनी चाहिए। आर्टिकल 44। नेक्स्ट है आर्टिकल 50, दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो तीनों ही ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, लेकिन हम लोगों से पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो रहा कौन सा आपका फोर्थ वन। फोर्थ वन अगर हम इसको समझ लें तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिखा है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर नहीं होता, इसको रिप्लेस कर दिया जाता इंडस्ट्रीज से, तो दैट विल बी योर डीपीएसपी आर्टिकल 43 का ए, ठीक है। तो ये चीजें यूपीएससी इसी तरीके से घुमा कर देता है, यही आपको एक रेफरेंस एनडीए में और सीडीएस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन इस तरीके से रिपीट होते हैं। रेफरेंस की अगर बात करें, आर्टिकल 41 पूरा जो इसमें दिया हुआ है आपका लिखा है। आर्टिकल 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। एंड आर्टिकल 50 जो आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, ये जो बाकी के रहते हैं आर्टिकल, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको दे दिया जाए टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, और आप इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर लगा के आते हैं इतना बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट होने के बाद भी, तो ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो जाएगा। आप जो
बच्चे जो बिल्कुल बेस मटेरियल पढ़ते हैं उनसे भी आप 2 नंबर पीछे चले जाएंगे, और 2 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट है, व्हाई डिड द अर्ली नेशनलिस्ट अपोज द काउंसिल ऑफ 1892? अब ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि अगर इसको पढ़ते भी ना, नॉर्मली अगर इसको पढ़ते तो भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ये नेसेसरी नहीं था इस क्वेश्चन में कि आपको 1892 के काउंसिल एक्ट के बारे में पता हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, यू डोंट हैव टू स्किप दिस। स्किप आपको कैसे नहीं करना है, आपको एटलीस्ट उसको पढ़ना है। एक दो बार आपको जो नहीं आता, मान लो आपने देखा 1892 और सोचे यार मुझे तो नहीं आता, स्किप करना है तो क्यों पढ़ना, बट जस्ट गो थ्रू वंस, एक बार उस चीज को देख लो, मे बी कुछ ऑप्शंस ऐसे हो जो आपने कभी पढ़े हुए हो और वो चीज आ गई हो। इसमें अगर पढ़े, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज। अगर बात देखी जाए कि अर्ली जो नेशनलिस्ट थे इंडियन पीपल, उन्होंने क्यों अपोज किया था इनके एक्ट को, तो अगर इसमें मेंबर्स को बढ़ाया जाता है तो उसको अपोज ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे। दूसरा, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल वाज इंक्रीज। अगर फिर से वही बात, अगर किसी चीज में, ये एक हम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली इस एक्ट की बात नहीं कर रहे कि स्पेशली इसमें ये हुआ, बट जस्ट कि इतने जनरलाइज स्टेटमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाले का आपको रेफरेंस लक्ष्मीकांत में मिलेगा, बाकी के रेफरेंस आपको नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई हम इसको एक जनरल तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग। फिर है, द काउंसिल वर गिवन द राइट टू डिस्कस द एनुअल बजट। ये भी आपको लक्ष्मीकांत में लिखा मिल जाएगा। बट अगर नॉर्मल सी बात करें, अगर बजट का डिस्कशन उनको मिल गया तो अपोज क्यों ही करना है उस चीज को। फिर आते हैं जो आपका आंसर रहने वाला है, द एक्ट डिडंट गिव द इंडियंस कंट्रोल ओवर द पब्लिक फील्ड। एक तो सबसे पहली बात कि नहीं दिया, इसमें बोल दिया गया कुछ चीजें अगर नहीं दी गई उसी के लिए अपोजिशन होता है मेनली। तो इसको एक बहुत ही जनरल से वे में अगर आप देखते तो भी इसको एलिमिनेट कर पाते, लेकिन इसका जो रेफरेंस है आपको एग्जैक्टली लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा फोर्थ पॉइंट का। ठीक है, कुछ फीचर्स जो इस एक्ट के हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ये पैराग्राफ आपको रेफर करना है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग doesn't fall under the definition of money bill? अब मनी बिल पता है, फाइनेंशियल बिल पता है, वन फाइनेंशियल बिल 2 वाला पता है, मनी बिल सबको पता है, आर्टिकल 110 में आता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलो 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 फिर से देखते हैं एक बार इसको। नोट पूछा गया है आपसे कि करेक्ट कौन सा नहीं है, कौन सा मनी बिल के अंडर नहीं आता। तो इसमें जो आपका डायरेक्टली आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पढ़ना भी नहीं होता। इसमें आपका आर्टिकल 117 दिया है, एनी फाइनेंशियल बिल एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 117। तो 117 में 3 में किसकी बात हुई है, फाइनेंशियल बिल की बात हुई है। तो अपने आप ये एलिमिनेट हो गया। किसी बच्चे को ये पता होता कि आर्टिकल 1110 में आपका मनी बिल आता है, उसकी डेफिनेशन आती है पूरी, तो ये डायरेक्टली वो यहाँ से इजीली एलिमिनेट कर पाता था। अगर उसको ये भी नहीं पता होता, ये सारे फीचर्स करेक्ट हैं नहीं पता होता, तो भी ये वाले ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट हो सकता था। ठीक है, रेफरेंस के लिए ये मनी बिल के बारे में चीजें डिस्कस हुई है, ये आप लोग अपनी लक्ष्मीकांत का पेज नंबर 22.22 रेफर करेंगे, वहां आपको मनी बिल के बारे में और फाइनेंशियल बिल के बारे में टेबल मिल जाएगा जिसमें इसका डिफरेंस मिलेगा आपको। चलो, Which one of the following is not true of the 10th schedule? अब 10th schedule में क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। ठीक है, चलो इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि ट्रू कौन सा नहीं है। फर्स्ट अगर हम देखते हैं, द शेड्यूल लेज डाउन दैट इलेक्टेड मेंबर्स में बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। बिल्कुल सही बात है, एंटी डिफेक्शन की ही बात हुई है इसमें। रेफरेंस के लिए पेज नंबर 22.5 आप रेफर कर सकते हैं, वहां आपको डायरेक्टली लिखा मिलेगा। नेक्स्ट है, disqualification on ground of defection doesn't apply in cases of merger with another party। अब इसमें यूपीएससी ने कुछ थोड़ी सी चीजें इधर उधर कर दी हैं ये स्टेटमेंट में।
जो आपका लक्ष्मीकांत है उसमें लिखा हुआ है कुछ एक्सेप्शन होती है कि कब डिस्क्वालीफाई नहीं होता डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर। तो डिफेक्शन डजंट अप्लाई इन द फॉलोइंग टू केसेस। कुछ दो केस के बारे में इसमें बताया है। पहला केस है इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर। अगर वो पार्टी ही मर्जर कर ले दूसरी पार्टी के साथ, ठीक है। A merger takes place when two-thirds of the members of party have agreed to such merger. जो पार्टी है ए पार्टी के 2/3 मेंबर जो हैं वो अग्री कर जाते हैं बी पार्टी के साथ मर्ज करने के लिए। तो उस टाइम पर जो आपका ये 10th शेड्यूल के अंडर ये जो डिस्क्वालीफाई करते हैं डिफेक्शन के बेसिस पर, तो वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यूपीएससी ने इसमें 2/3 नहीं दिया, बट जो ऑफिशियल आंसर की हम लोगों ने रेफर करी उसमें जो आंसर इस चीज का है वो बी स्टेटमेंट नहीं है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, हम लोगों के अकॉर्डिंग भी अगर 2/3 नहीं दिया तो इसमें होना चाहिए था, बट हम लोगों से नोट करेक्ट पूछा है लेकिन यूपीएससी ने ये वाला नोट करेक्ट नहीं माना। तो मे बी यूपीएससी ने इसको इस चीज से लिया है कि 2/3 उन्होंने इसमें नहीं लिखा, बट मीनिंग उनका यही था कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डजंट अप्लाई इन केसेस के भाई मर्जर हो गया। उन्होंने स्पेसिफिकली वो 2/3 वाली बात नहीं कही, बट कहना यही चाहते थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। जो भी हाउस का जो प्रेसिडेंट है, स्पीकर होता है लोकसभा में, चेयरमैन होता है राज्यसभा में, वो डिसाइड करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये आपका रेफरेंस है। क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन राज्यसभा में, स्पीकर आपका लोकसभा में। रहता है आपका डी ऑप्शन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिटर इन केसेस व्हिच रिमेन अनरिजॉल्व्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अभी हम लोग देखेंगे ये स्टेटमेंट रॉन्ग किस तरीके से हुआ, ठीक है। जो यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की है उसमें जो ऑप्शन इसका जो इनकरेक्ट वन जो कि हम लोगों के लिए पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो उन्होंने इसी को माना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका किस तरीके से रहेगा। तो जो फाइनल अथॉरिटी होती है उस चीज को, कोई भी अगर डिस्क्वालिफिकेशन पर ऐसा डिसीजन लेना होता है, तो इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ हाउस हैज बिकम subject to disqualification under 10th schedule, the question shall be referred for the decision of the chairman, ठीक है। चेयरमैन कौन, चेयरमैन राज्यसभा के और स्पीकर लोकसभा के, ठीक है। तो वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। और उनका जो डिसीजन है that will be final provided that where the question which has arisen is as to whether the chairman or the speaker has become subject to such disqualification, question shall be referred for the decision of such matter of house may elect in his behalf and his decision shall be final। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। स्पीकर और जो चेयरमैन है वो तब नहीं करेंगे जब उनके खुद के ऊपर वो डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ चार्जेस हो, ठीक है। तब वो इस चीज को हेड नहीं करेंगे। अदरवाइज किसका डिसीजन फाइनल होगा, स्पीकर और आपके चेयरमैन का। ये आपका लक्ष्मीकांत में भी रेफरेंस है इसका। लेकिन इसमें कंफ्यूजन किस चीज से हुआ है, अभी लक्ष्मीकांत में भी जो आपका डिसाइडिंग अथॉरिटी उसमें बताया है, उसमें बोला गया है साफ साफ कि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का डिफेक्शन की वजह से कोई क्वेश्चन आता है तो उसे डिसाइड करता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, दैट इज योर स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के केस में, ठीक है। लेकिन जो केस आया कि हो तो केस जो था उसमें बोला गया कि जो ये इनका डिसीजंस है ये जुडिशियल जो है जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं हो सकता। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन इसी चीज से हुआ है कि हो तो हौलाहन केस में क्या बोल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ये चीजें डिसाइड करेगा, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज नहीं बोला था कि सारा ये जो फाइनल जो इंटरप्रेट उसको करना है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, बल्कि उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट this provision is unconstitutional on the ground that it seeks to take away the jurisdiction of Supreme Court and High Court, ठीक है। फिर इन्होंने बोला it held that the presiding officer while deciding a question under 10th schedule function as a tribunal, वो as a tribunal act करेंगे, hence उनका जो decision होगा, ठीक है,
इट्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मालाफाइड, या कोई भी और उसमें कुछ चीजें अगर गलत होगी तो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। सिर्फ इस केस में ये वाली चीज आई थी कि ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर ये वाला डिसीजन इनका नहीं रख सकते, ठीक है। ये चीज हुई थी आपके इस केस में। और ये सारी चीजें क्यों लाए गए कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू है, ताकि कोई स्कोप रह सके जुडिशियल रिव्यू करने का। जो स्पीकर और चेयरमैन ने जो ऑर्डर दे दिया, मे बी उसमें कोई एरर्स हो, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वायलेट करता हो, उन सब चीजों के लिए कि उनका रिव्यू होना जरूरी है, ठीक है। और ये सारी जो बातें थी इनके ऊपर, स्पीकर के ऊपर छोड़ी गई। तो जो लास्ट जो स्टेटमेंट है ये आपका इनकरेक्ट होगा, यही आप हम लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है, बिकॉज हमसे नोट करेक्ट पूछा गया है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which one of the following statements regarding the directive principle of state policy is not correct? अब फिर से आपसे नोट करेक्ट पूछ लिया गया, ठीक है। State shall follow the directive principles of state policy both in matter of administration as well as making of laws. बिल्कुल करेक्ट बात है। पेज नंबर आपको 8.3 पर डायरेक्ट इसका रेफरेंस मिलेगा। Directive principle DPSP embody the object of the state under the Republican Constitution. अब ये बात में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज लक्ष्मीकांत आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ी, उसमें डायरेक्ट आपने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, लेकिन अगर रेफरेंस निकालेंगे तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। फिर है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव प्रेसिडेंस और द फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। देखो, जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सारे केसेस हुए, ठीक है। एक 4-5 ऐसे फेमस केसेस का नाम आ जाएगा जिसमें एक बार बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेल करेंगे, फिर बोला गया डीपीएसपी प्रिवेल करेंगे, फिर बोला गया कि कुछ डीपीएसपी को अमेंड कर सकते हैं अगर इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन मिनर्वा जो केस आया उसमें बोला गया दीज आर द बेडरॉक, इनके बीच में बैलेंस बहुत जरूरी है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर अपना स्फीयर दिया जाए, कोई भी एक दूसरे के ऊपर प्रिवेल ना करे, बट स्टिल जो आपकी जो हम कुछ हद तक कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं, these fundamental rights enjoy supremacy over the DPSP। और ये स्टेटमेंट आपका लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशन्ड है। हम लोगों से नोट करेक्ट पूछा गया था, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि हाँ भाई ये बात सही नहीं है कि जो डीपीएसपी है उनको प्रेफर किया जाता है राइट्स के ऊपर, ठीक है। ये कुछ केस के नाम है जिसमें बोला कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे डीपीएसपी से ऊपर। मिनर्वा केस में बोला गया कि हार्मनी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। Moving to the next slide, which of the following statement about Max Weber's ideal theory of bureaucracy is correct? अभी ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि आप इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज इसको हम मॉडरेट में भी नहीं हार्ड में रखेंगे। अगर किसी बच्चे के पास ऑप्शनल होता है मैक्स वेबर की थ्योरीज उसमें पढ़ता है वो, ठीक है, लेकिन सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए वाले बच्चों को इतनी सारी चीजें रिटेन करने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, बिकॉज जो और बुक्स हैं उनका कॉस्ट बेनिफिट रेशो उतना है नहीं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाली बुक में आपको ये मिल जाएगा, लेकिन उसको रेफर नहीं करना। इसका करेक्ट हम डायरेक्टली आंसर देख लें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना जो पीवाईक्यू में कुछ इस तरीके के मिसलेनियस आते हैं, स्किप नहीं करना इन द सेंस अभी पढ़ते टाइम स्किप नहीं करना। मे बी यूपीएससी नेक्स्ट वाले ईयर में आपका कुछ इसका हटाकर और ये वही रिपीट कर दे, ठीक है। सीएपीएफ में है, मे बी सीडीएस में दे दे, एनडीए में दे दे। तो ये आपको यहाँ से इसका बस ये 2 चीजें याद रख लेनी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी, ठीक है। इसके बारे में मैक्स वेबर की थ्योरी के बारे में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपको एक नोट्स में बनाकर दे दी जाएंगी, आपको खुद से इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो, नेक्स्ट है विच वन अमंग नोट सेंट्रल फीचर ऑफ पॉलीआर्की। अभी इसको स्किप नहीं करना था, वही जनरलाइज सी इसमें चीजें पूछी गई हैं। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने,
पॉलीआर्की, ओलिगार्की, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो हुआ करते थे वो किंग्स होते थे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, गवर्नमेंट इज इन हैंड्स ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, नहीं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ। तो अगर डायरेक्टली आंसर देखें, राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रेस्ट्रिक्टेड। अब जो ऑफिस को रन करने के राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए, लेकिन इसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देयर इज फ्री एक्सप्रेशन, हाँ भाई फ्री एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ऑल अडल्ट्स के पास वोट करने का अधिकार होता है। लेकिन जो नहीं है चीज, हम लोगों से नोट पूछा है ना, हाँ नोट पूछा है सेंट्रल फीचर पॉलीआर्की का, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो नहीं है, दैट इज राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रेस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट है वीवीपैट के बारे में पूछा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे स्किप कर सकते थे, ठीक है, बट इसको हम हार्ड में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि आपका जो लक्ष्मीकांत है उसका चैप्टर 73.15 जो पेज है उसमें आपको डायरेक्टली ये चीज मिलेगी कि 2013 में बाई इलेक्शंस के टाइम पर नोक्सेन कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली जो थी नागालैंड की, वहां यूज किया गया था फर्स्ट टाइम वीवीपैट, ठीक है, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट इसको मॉडरेट में अब हम लोग क्यों रखेंगे, बिकॉज इलेक्टोरल जो रिफॉर्म है आपका चैप्टर नंबर 73 वहां तक बच्चा पहुंचता नहीं है, ठीक है। उनको बहुत एवरग्रीन टॉपिक्स आप लोग पढ़ लेते हो, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लिया, सेंटर स्टेट रिलेशन से भी अभी काफी सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, अभी वो भी शुरू कर दिया आपने। पार्लियामेंट भी आप अगर कर लेते हो तो भी बहुत एक बात होती है लक्ष्मीकांत में, हाफ आप लगा सकते हो, हाफ जो लक्ष्मीकांत है पार्लियामेंट से भरी है, ठीक है। तो ये चैप्टर तक आप लोग पहुंचते नहीं हो, इसको स्किप कर देते हो, दैट्स व्हाई हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। चलो, इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज which of the following are the defining features of liberal democracy। अब इसको आप अगर पढ़ते हैं तो भी बहुत ज्यादा थोड़ी सी चीजें कोरिलेट करने के बाद ही इसको सोल्व करेंगे, तो इसको हम लोग हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं, बिकॉज लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट सोर्स नहीं है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट सोर्स नहीं है आपका, तो आपके लिए ये एक हार्ड कैटेगरी में हो सकता है। बट इसमें जो कीवर्ड था एलिमिनेट करने का कि अनलिमिटेड पावर, अब अनलिमिटेड पावर तो किसी में नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग जो ऐप वगैरह बनाते हैं वो बोलते हैं कि अनलिमिटेड स्पेस होगा, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अनलिमिटेड पावर भी नहीं होती कोई भी है, अगर लिबरल है, चलो लिबरल है तो सिविल लिबर्टीज भी मिलेंगी, ऑल राइट, राइट्स भी मिलेंगे, ये भी ठीक है। बट अनलिमिटेड पावर वाला अगर आप इसमें से एलिमिनेट कर लेते तो 3 ऑप्शन जो है हमसे करेक्ट पूछा गया है, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट अपने आप रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग, फोर्थ भी रॉन्ग, बचा कौन सा आपका 1 and 2, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बट इसको अगर स्किप कर देते तो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं हो जाती। अभी हम इसमें अगर देखें कितने क्वेश्चन आए हैं आपके 2019 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 क्वेश्चन देखे हम लोगों ने, 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 15 क्वेश्चन में से आपका हार्ड जो कैटेगरी में बताया मैंने, हार्ड कैटेगरी में आपने 3 इसको लिख दिया, 3 आपके हार्ड थे, ठीक है। बचे कितने 12 क्वेश्चन, 12 into 2 24 मार्क्स, ठीक है। तो सीएपीएफ का जो 2019 का पेपर था 15 क्वेश्चन आए आपके, 3 आप उसको बोल सकते हैं लक्ष्मीकांत से नहीं थे, और बाकी जो रहे आपके 12 क्वेश्चन उनका डायरेक्ट सोर्स हमने लक्ष्मीकांत देखा है, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट इधर से उधर नहीं की गई, एज इट इज यूपीएससी ने उसमें लिख दिया वो स्टेटमेंट।
तो लक्ष्मीकांत जो है वो बाइबल है आप लोगों के लिए, पॉलिटी के लिए, और इसको आप स्किप नहीं कर सकते, पढ़ना ही है आपको लक्ष्मीकांत, ठीक है। स्टिल लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा रिलायबल है। कुछ एक दो क्वेश्चन जैसे मिसलेनियस हो गए कुछ, इनको आप कह सकते हैं अगर लक्ष्मीकांत से ये नहीं होता तो कुछ एक एनसीईआरटी से हो जाता है, अदरवाइज जो बाकी बच गए उनके लिए कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है उस चीज का वो है ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज नहीं करें, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ लें। इसके लिए दो एनसीईआरटीज होती हैं, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दो वो पढ़ लें, मोर देन इनफ हो जाएगा आपका लक्ष्मीकांत के लिए। आई होप 2019 का एनालिसिस आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 2018 का जो पॉलिटी का असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर था उसके सोर्स एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज ये थैंक यू वाला स्लाइड नहीं हुआ ना आप लोगों का, चलो थैंक यू पर भी एक बार बात कर लेते हैं। थैंक यू यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक आप एंड तक आए हैं तो इसको शेयर कर दें। ऑलराइट, जो भी आपका फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, व्हाटएवर इट इज आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जो भी कमियां हैं, जो आपको सजेशन देने हैं, आप वहां बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस चीज को सॉल्व करें। ऑलराइट, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी बहुत मेहनत लगी है इसमें, ठीक है। आदर्श है, विपिन है, मीनू है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ये लोग, ठीक है। सेग्रीगेट करना है इन चीजों को, फिर ऑप्शन वाइज आपको बुक का नंबर लिख कर देना, पेज नंबर लिख कर देना कि कहाँ से क्या कुछ चीजें आई है। ये सारी चीजें आपके टास्क को इजी करने के लिए की गई है। ऑलराइट, अभी जहाँ आपका पेज नंबर लिखा हुआ है आपको ये स्टेटमेंट अपनी लक्ष्मीकांत की बुक में मार्क कर लेना है। 8.1 पर आप साथ में लिखेंगे ये, जब हाँ जहाँ ये आपको स्टेटमेंट मिलेगी आप उसके साइड में लिखेंगे CAPF 2019, ताकि जब भी आप वो लक्ष्मीकांत पढ़े आपको याद रहे कि हाँ ये पैराग्राफ से ये लाइन आपकी PYQ में आ चुकी है। इसी तरीके से ये सेम बहुत में CDS में रिपीट होगी, वहां आप CDS लिखेंगे प्लस उसका ईयर लिखेंगे। NDA वाले में भी रिपीट होगी, वो भी आप साइड में लिखेंगे। तो इस तरीके से जब आपकी लक्ष्मीकांत में ये सारी चीजें मार्जिन में लिखी होंगी, बुक हो जाएगी रंगीन और आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतना भी रंगीन नहीं करना कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े उसमें लिख दो, छोटा सा एक उसमें हेडिंग डालो CAPF लिखो और उसमें लिख दो 2019, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।